हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इवोल्यूशन। आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट की कि सर चैप्टर 1 इवोल्यूशन एवोल्यूशन पर वीडियो लाइए करके। सो फाइनली जो है इससे पहले वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो ये जो इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसके भी पार्ट्स में वीडियोस आएंगे, लेकिन एक चीज जो है मैं कुछ दिनों से नोटिस ये कर रहा हूँ कि मैथ्स के वीडियोस जो है इतने ज्यादा आप लोग देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैथ्स के वीडियोस में व्यूज बहुत कम है, और अगर व्यूज है तो काफी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे व्यूज आ रहे हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, प्लीज टेल मी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको मैं इम्प्रूव करूंगा, और आप लोग प्लीज ये वीडियोस को जो है दूसरों तक शेयर की ताकि उन लोग भी बेनिफिट उठा सकें। वीडियोस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, बट आप लोग फिक्र मत करो, आपके बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन मैं अच्छे से बिल्कुल कराऊंगा। तो मैथ्स के वीडियोस में क्या क्या इश्यूज आ रही हैं, और नेक्स्ट पार्ट आपको मैथ्स का कौन सा चाहिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अगर हम लोग हिंदी में मीनिंग देखें तो हिंदी में इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब कोई चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लाख्स ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन द अर्थ। हमारे अर्थ पर क्या है, कई हजारों जो है स्पेसीज जो है क्या है अवेलेबल है। अभी तक हमको जितना नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे अर्थ में जो है 17 लाख क्या है स्पेसीज जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज अवेलेबल है। एनिमल्स के, फ्लोरा के, फौना के, ट्रीज के, बहुत सारे ऐसे स्पेसीज जो है अवेलेबल हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड सम ऑफ देम, और उसमें से कुछ स्पेसीज को हम लोग अपने तरफ चारों तरफ देखते हैं, जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, काउ, ह्यूमन बीइंग्स। ये सब ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, खुद ब खुद देखते हैं। एंड वी हैव सब हर्ड ऑफ सम अदर्स। इसके अलावा कुछ के बारे में हमने क्या किया है, सुना है। अब इसके बाद देखो, देयर आर सेवरल अदर एग्जिस्ट नो मोर नाउ दैट इज दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। इसके अलावा कुछ और भी स्पेसीज अवेलेबल थे जो कि आज के डेट पर प्रेजेंट नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो गायब हो चुके। टुडे फॉसिल रिमेन्स आर एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। आज के डेट में हमको जो उसका फॉसिल मिलता है, ये फॉसिल उसके प्रूफ है कि आज से पहले भी क्या थे, बहुत सारे स्पेसीज जो है हमारे अर्थ पर जो है प्रेजेंट थे। उनके स्पेसीज जैसे उनके जो हमारे उनके स्पेसीज का मतलब समझते हो, उनके फॉसिल का मतलब समझते हो, जो उनकी बॉडी जो है सॉइल के अंदर में क्या थी, दबी थी, तो उसके जो रेसिड्यू होते हैं, मतलब उनका बोन्स जो होता है, उसी से हमने पता लगाया कि हाँ, ह्यूमन बीइंग से कई लाख साल पहले भी यहाँ पर लाइफ क्या थी, पॉसिबल थी। और उसका बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल रिमेन्स जो हमको मिलता है किसका, डायनासोर का। डायनासोर जो है क्या है, आज से कई लाख साल पहले जो है क्या थे, हमारे अर्थ पर जो है ये रहते थे, लेकिन कुछ रीजंस के कारण से ये क्या हो गए, ये जो है एक्सटिंक्ट हो गए, ये गायब हो गए। यू ऑल में हैव हर्ड अबाउट द डायनासोर्स। आपने डायनासोर्स के बारे में देखा होगा। इवन एक हॉलीवुड में एक मूवी भी आती है डायनासोर से रिलेटेड। वो मूवीज का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, इमरान खान जिसमें लास्ट वाले पार्ट में था, देखोगे आप लोग भी। देयर फॉसिल्स हैव बीन फाउंड एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और जो डायनासोर हैं, डायनासोर के जो हमारे पास फॉसिल्स है, मतलब उनके हड्डी उनके वगैरह जो है, वो बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे जो है हमको मिली है। इवन हमारे इंडिया में भी जो है ये क्या हुआ है, फाइंड हुआ है। कहाँ कहाँ पर, तो हमारे इंडिया में भी टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे जगह पर, जैसे नर्मदा वैली, जो नर्मदा वैली है लाइक लमेटा घाट नियर जबलपुर। जबलपुर कहाँ है आपका, एमपी। तो उधर आसपास भी ये क्या हुआ है, डायनासोर के फॉसिल जो है हमको मिले हैं। नाउ वी नो दैट दीज रीजन्स इन द नर्मदा वैली वेयर हैबिटेड ऑफ डायनासोर। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो नर्मदा वैली है, आज से कई लाख साल पहले वहां पर क्या था, डायनासोर्स का जो है हैबिटेट था। हैबिटेट का मतलब समझते हो, एक ऐसा एरिया या एक ऐसा लोकेशन जहां पर वो क्या कर सकता है, रह सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, जहां पर वो अपने आप को सेफ्टी कर सकते हैं, अपने डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है। ऐसे लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। Fossils have helped us to know that the dinosaurs were of different types and are present on the earth on large number from 2000 to 600 lakhs year ago.
ये जो फॉसिल्स है ये हमको हेल्प करते हैं पता करने के लिए कि कितने साल पहले और कितने नंबर्स ऑफ डायनासोर जो है प्रेजेंट थे। तो जब हम लोग इतने फॉसिल्स का जो स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि आज से 2000 से लेके 600 लाख साल पहले यहाँ पर क्या थे, डायनासोर जो है यहाँ पर प्रेजेंट थे। और जो डायनासोर थे उनकी जो साइज थी उसकी साइज मिनिमम 50 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 40 मीटर तक भी इनकी साइज थी। 40 मीटर मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा, ठीक है, साइज होता था। देयर वेर ऑफ सेवरल टाइप्स, उसमें बहुत सारे टाइप्स के वो होते थे। सम आर कार्निवरस, सम हर्बीवरस एंड सम बाइपेड्स। बाइपेड्स मतलब जो दो पैरों से चलते हैं। तो देखो कुछ ऐसे भी थे जो कार्निवरस थे, कार्निवरस मतलब मांस खाने वाले, कुछ हर्बीवरस मतलब जो है ग्रीन सब्जी खाने वाले, सम क्वाड्रपेड्स मतलब क्या होते जो चार पैरों पर चलने वाले, और कुछ डायनासोर्स तो ऐसे भी थे जो कि क्या कर सकते थे, फ्लाई कर सकते थे। डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर। जब डायनासोर इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे उस समय बहुत सारे फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह जो है उस समय भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे। सेवरल प्लांट्स सिमिलर टू दोज दैट आर फाउंड नाउअडेज, और उसमें से कुछ ऐसे भी फ्लोरा और फौना हमको उस समय मिलते रहे होंगे जो कि आज के डेट में प्रेजेंट है, जैसे एल्गे, फर्न, मॉस, साइकैड्स एंड एनिमल्स लाइक मैमल्स रिसेंबलिंग रैट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, कॉकरोच हो गया। ये सब के सब क्या है, ऐसे एनिमल्स और ऐसे ऐसे फ्लोरा और फौना है, ऐसे स्पीसीज हैं जो कि डायनासोर के टाइम में भी क्या थे, प्रेजेंट थे। The birds that we see now are considered as small form of dinosaur। जो आज हम लोग वेरियस टाइप्स के बर्ड्स देखते हैं, अलग अलग बर्ड्स देखते हैं, ये साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये भी क्या है, स्मॉल फॉर्म ऑफ डायनासोर्स हैं। ये स्मॉल फॉर्म ऑफ क्या है, डायनासोर्स है। दिस लिस्ट में एक्सटेंड इवन फर्दर, ये जो लिस्ट है ये और भी आगे जा सकता है। By the time of extinction of dinosaur, a number of giant mammals like elephant were observed to inhabited area where the dinosaur lived। इसके हमको एक चीज ये पता चलता है कि जहां पर डायनासोर लिव करते थे वहां पर जो है क्या था, इनहेबिटेड एरियाज थे, किसके, एलिफेंट्स के जो है वहां पर इनहेबिटेड एरिया जो है प्रेजेंट थे। डायनासोर्स आर नो लॉन्गर सीन टुडे, आज के डेट में हमको डायनासोर दिखता है क्या, नहीं दिखता है। बट सर्टेन स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स सिमिलर टू दोस ऑफ एज ऑफ डायनासोर्स आर स्टिल ऑब्जर्व टुडे। लेकिन डायनासोर भले ही हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन उस समय के जो पेड़ पौधे जो हैं वो आज के डेट में भी हमको क्या होते हैं, देखती हैं। जैसे कि आपका एल्गे हो गया, फंगी हो गया, ये सब उस टाइम पर भी क्या थे, प्रेजेंट थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट। हैबिटेट क्या होता है और इसका इंपैक्ट क्या होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो देखो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपने क्लास 9th में डिटेल से पढ़ा होगा कि हैबिटेट क्या होता है, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो हैबिटेट इज अ प्लेस where the basic needs, food, reproduction and safety of any living organism is fulfilled। एक ऐसा प्लेस जहां पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है, रिप्रोडक्शन का ऑप्शन मिलता है और जहां पर उसकी सेफ्टी रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जैसे आपके लिए हैबिटेट क्या है, आपका घर है जहां पर आपको फूड मिलता है, जहां पर आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो और जहां पर आप क्या कर सकते हो, सेफली रह सकते हो। तो ऐसे प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। इसके अलावा देखो when dinosaurs were abundant on the earth, do you think there were enough resources in the habitat for their survival। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा आप सोच सकते हो कि जिस समय क्या थे डायनासोर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे, तो क्या उनके सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेस अवेलेबल थे। तो आंसर है उनके रिसोर्सेज जो है अवेलेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमको ये चीज पता नहीं चली है कि डायनासोर जो है इतने अचानक से गायब क्यों हुए। तो उसका एक रीजन ये माना जाता है कि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिला, उनको हैबिटेट नहीं मिला, दैट्स वाई जो है उनको लाइफ जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग ये गारंटीड तौर पर नहीं बोल सकते कि जब डायनासोर प्रेजेंट थे हमारे अर्थ पर तो उस समय उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या थे, फूड अवेलेबल थे करके। देखो we observe presently that the population of some species is increasing at the fast rate while that of other is declining rapidly। आज के डेट में हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं, कौन सी चीजें दिखती हैं, कुछ ऐसे स्पेसीज दिखती हैं जिनका नंबर ऑफ स्पेसीज जो होता है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जिनका नंबर क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
और कुछ ऐसे हमको स्पेसीज मिलते हैं जो कि बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टाइगर इन आवर कंट्री आर रिड्यूसिंग एट सच अ फास्ट प्लेस दैट दे आर टू द एज ऑफ द एक्सटिंक्शन। मतलब जिस तरीके से हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जो टाइगर स्पेसीज है, टाइगर का नंबर ऑफ टाइगर्स जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और वहीं पर जो ह्यूमन बींग्स का जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो हमारे अर्थ पर ही एक टाइप के स्पेसीज टाइगर है जिनका नंबर्स कम होते जा रहा है, और एक टाइप का स्पेसीज है आपका ह्यूमन बींग्स जिसका नंबर ऑफ क्या हो रहा है, काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे अगर हम लोग आज के डेट में बोले तो हमारे इंडिया में जो टाइगर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में टाइगर्स की बात करें तो उसका 70 से लेकर 74% टाइगर कहाँ है, अवेलेबल है, हमारे इंडिया में ही अवेलेबल है। तो इस मामले में हमारा इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा टॉप में है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। सेफ टाइगर करके, टाइगर प्रोजेक्ट करके बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट जो है चलाए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके कारण से आज के डेट में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 2967 टाइगर जो है प्रेजेंट है। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, 526 टाइगर है एमपी में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ है, कर्नाटक में 524। तो ये हमारे क्या है, इंडिया में टाइगर्स का पॉपुलेशन है। तो ये जो एग्जांपल, ये बुक आपका काफी ज्यादा पुराना है, तो इसीलिए यहाँ पर आपने टाइगर्स का एग्जांपल दिया है, जबकि टाइगर आज के डेट में हमारे इंडिया में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद देखो, अब देखो अगर एक स्पेसीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एक स्पेसीज का पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इससे हमारा फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब फूड चेन का मतलब क्या होता है, देखो फूड चेन मतलब क्या होता है, चेन मतलब क्या होता है, लिंक होना। तो फूड चेन का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक स्पेसीज किसी दूसरे स्पेसीज पर क्या होता है, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ह्यूमन बींग्स है उसको कौन, प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उसको कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को कौन खाता है, टाइगर्स वगैरह जो होते हैं वो खाते हैं। तो ये यहाँ पर देखो, और ये जो प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स ये अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, सन से बनाते हैं। तो देखो सन पर डिपेंडेंट कौन है, प्लांट, प्लांट पर डिपेंडेंट कौन है, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग पर डिपेंडेंट कौन है, टाइगर। तो यहाँ पर इन सारे स्पेसीज में क्या है, अपने फूड के लिए एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फूड चेन जो है बोला जाता है। What do you think may be the cause for the rapid decline in the number of tigers? तो ये बोल रहा है कि क्या ऐसे चीजें हैं जिसके कारण से जो नंबर ऑफ टाइगर से हमारे इंडिया में वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। Does the increase in human population have any role? क्या ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन का इंक्रीज होना इसका एक कारण है? तो आंसर है बिल्कुल सही कारण है। ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन का इंक्रीज होना एक रीजन क्यों है, देखो क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होता है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है। मतलब उसको जितना मिल रहा है उतना में वो मतलब खुश नहीं होता, मतलब एक तरीके से जो है सैचुरेट नहीं होता, सैचुरेट मतलब खुश, संतृप्त नहीं होता अगर हम लोग बोले तो। वो क्या करता है, ग्रीडी नेचर के कारण क्या करता है, दूसरे एरियाज को जो है कैप्चर करने की कोशिश करता है। अब पहले मान लो आप ही के घर में मान लो पहले 3 लोग थे, तो 3 लोग थे और 3 कमरे थे, आराम से सब मजे से रह रहे थे। लेकिन मान लो अब 3 की फैमिली हो गई 6, अब छह लोगों को 3 कमरे में एडजस्ट करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, या 6 के बदले जो 10 साल बाद 12 हो गए, तो अब 12 लोग जो है 3 कमरे में नहीं रहेंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको नया घर बनाना पड़ेगा। अब देखो जो लैंड जो हमने गॉड ने हमको गिफ्ट किया वो तो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बींग्स अपने ग्रिडे को पूरा करने के लिए क्या करता है, जो हमारे पास जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब जिसके कारण से जो टाइगर्स पहले क्या होते थे, जंगलों में रहते थे, अब उनके लिए रहने के लिए जगह कम पड़ते जा रहा है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, उसके बाद उनकी हंटिंग की जाती है, जो टाइगर्स वगैरह होते हैं उनकी इलीगल हंटिंग्स की जाती है, उनको मारकर बेचा जाता है। जैसे एलिफेंट हो गया, यहाँ पर तो सिर्फ एक टाइगर का ही जस्ट फॉर आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी स्पेसीज हैं। जैसे एलिफेंट हो गया, आज के डेट में तो टाइगर से कम हमारे यहाँ एलिफेंट, मतलब वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं एलिफेंट। तो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उसको क्या किया जाता है, इलीगल जो है सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे जैसे चाइना में बहुत सारे, जैसे पेंगुइन हो गया और बहुत सारे स्नैक्स हो गए, मतलब जो रेयर स्पेसीज हैं वो चाइना वाले भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
अब उनकी थ्योरी कुछ और है कि उन लोग मानते हैं कि इन स्पेसीज से दवाई वगैरह बनता है, कुछ भी मानता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो है रीजंस है ह्यूमन बींग्स के कारण ही, उनके ग्रेडी नेचर के कारण ही, जिसके कारण से टाइगर जो हो रहे हैं उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। What will happen if the population of certain species of organism increases unusually? अब अगर हमारे अर्थ में जो स्पेसीज हैं उसमें से एक स्पेसीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर इंक्रीज हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टाइगर की बात कर रहे हैं, मान लो टाइगर जो है हद से ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो अगर हद से ज्यादा इंक्रीज हो गए तो वो क्या करेंगे, उसके नीचे जो आने वाले जो फूड चेन है, जैसे कौन कौन से हैं, वो जिसको जिसको क्या करता है कैप्चर करके खाता है, उनका पॉपुलेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, वो ह्यूमन बींग्स को अटैक करते जाएंगे, तो एक जो होगा वो सुपीरियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि सारे स्पेसीज को बैलेंस करके रखा है, ठीक है। अगर कोई स्पेसीज ज्यादा हो गई तो पूरा का पूरा फूड चेन ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पूरा का पूरा अगर फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गया मतलब आपका अर्थ पर रहना, ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए ना तो एक स्पेसीज का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए और ना ही बहुत कम जो है होना चाहिए, मतलब एक नेचुरल लेवल पर जो है ये प्रेजेंट होना चाहिए। Is the rate of population growth of species similar to the rate of growth of food and the other abiotic resources? ये अच्छा क्वेश्चन है आपसे, मतलब आप फ्यूचर हो इंडिया के, तो वो आपसे इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड को आप लीड करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप करोगे ही। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि आज के डेट में जिस रेट से किसी स्पेसीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या उसी रेट से फूड और अदर अबायोटिक चीज जो अदर रिसोर्सेस हमको चाहिए वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं? आंसर है नहीं हो रहे। आज के डेट में हमारे इंडिया में 27 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, दो वक्त की रोटी जिनको नहीं मिलती है, बिना खाए भूखे सो रहे हैं। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन क्या फूड भी उसी रेट से बढ़ रहा है? आंसर है हमारा फूड उसी रेट से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास फूड को प्रोड्यूस करने के जो रिसोर्सेस हैं, जो लैंड है, जो वाटर है, वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो तो अनलिमिटेड अमाउंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके कारण से जो फूड है और जो पॉपुलेशन है उनमें क्या हो रहा है, एक अनबैलेंस जो है हमको देखने को मिल रहा है। और उसी चीज को देखो यहाँ पर ये कंपेयर करके आपको बताया हुआ है कि एक ग्राफ में आपको दिया फूड रिसोर्सेज कि टाइम के साथ साथ फूड रिसोर्सेज देखो बहुत थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। जैसे अगर हम लोग इस टाइम की बात करें, इस टाइम लेवल की, और इतना टाइम से मान लो ये क्या है, 100 ईयर है, ये 0 है, ये 100 ईयर है, ये 200 ईयर है, और ये 300 ईयर है। तो देखो 200 ईयर में हमारा फूड का रिसोर्सेज कितना था, सिर्फ और सिर्फ इतना था। 100 साल बाद पॉपुलेशन बढ़कर कितना मतलब फूड कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ इतने अमाउंट में जो फूड रिसोर्सेस है वो बढ़े। अब उसी को हम लोग पॉपुलेशन में देखते हैं, ये है 100, ये है 200, और ये है 200, और ये है 300। जब 200 था मतलब 200 साल पहले हमारा पॉपुलेशन कितना था, इतना था। अब 100 साल बाद पॉपुलेशन देखो कितना बढ़ गया, यहां से लेके यहां तक। तो देखो पॉपुलेशन में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है कि फूड रिसोर्सेज में? तो क्लियरली आपको ग्राफ में दिख रहा है कि 100 साल में फूड में सिर्फ और सिर्फ इतना इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि पॉपुलेशन में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन में जो फूड रिसोर्सेस हैं, पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल्स टू फूड रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस है ये सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रिसोर्सेज का जो मेन जरिया उसी को आप डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को, लैंड को। लैंड जो हो रहे हैं वो बैरन होते जा रहे हैं क्योंकि अनयूजुअल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, अर्बनाइजेशन के कारण, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण से जो है क्या हो रहा है, ये जो अनबैलेंस है वो बढ़ते ही जा रहा है। The graph shows that if population of species grows uncontrollably, then the food resources will not be able to fulfill the requirement of the population. जिस तरीके से पॉपुलेशन आपका अनकंट्रोल लेवल से बढ़ते जा रहा है, अगर पॉपुलेशन उसी रेट से बढ़ते गया तो जो फूड है उसको फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन दिस सिचुएशन, कंट्रोल इन नंबर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और द डेथ्स ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस में अकर। और इसी चीज को अगर रिसोर्सेस कम हो गए, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो इसी के कारण से नेचुरल डिजास्टर जो है आएगा। जैसे एक नेचुरल डिजास्टर का आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा।
आज से 6-7 साल पहले लगभग 2013 के आसपास जो है उत्तराखंड में क्या हुआ था, एक आप देखोगे भयंकर वहां पर नेचुरल डिजास्टर हुआ था, जिसमें कई सारे लोग क्या हो गए थे, डेथ हो गए थे, कई सारे लोग मर गए थे। उसी तरीके से पाकिस्तान में 2003 2002 में गुजरात में जो है बहुत ज्यादा भूकंप आया था। तो नेचर जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है, क्योंकि अनबैलेंस हो गया फूड और पॉपुलेशन, तो उसके कारण से नेचुरल डिजास्टर जो है आते रहते हैं। और एक और चीज है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है लेकिन इस टॉपिक में आ गया है फूड और पॉपुलेशन के बारे में, तो मैं आपको वहां पर बता देता हूं कि आज के डेट में जो है आप अगर बड़ी फैमिली रखते हो, जैसे मान लो आजकल आप देखोगे कि जनरली जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं और उनके एक बच्चे होते हैं, लेकिन इससे पहले क्या थे, आजकल हमारा कंसेप्ट क्या चलता है, गवर्नमेंट ये बोला है, गवर्नमेंट आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट का एक स्कीम चलता है, हम दो हमारे दो करके। इसका मतलब क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दो हो गए और दो बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल फैमिली। लेकिन इससे पहले अगर आप 20-25 साल पहले जाओगे तो क्या था कंसेप्ट उस समय, हम दो हमारे अनेक, मतलब मदर और फादर तो दो होंगे लेकिन जो चिल्ड्रंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और यही मेंटेलिटी के कारण से यूनाइटेड नेशन के एक सर्वे के अनुसार 2027 तक, मतलब आज से 7 साल बाद, पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वो किसका होगा, इंडिया का होगा। क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में जो है जनरली जो है लोगों के माइंड में है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करना है, जितना मर्जी उतना क्या करते जाते हैं, प्रोडक्शन जो है करते जाते हैं। तो देखो, एक तो आप अपने कंट्री के लिए आप रिसोर्सेस का बोझ बढ़ा रहे हो, ऊपर से आज के डेट में जिस तरीके से रिसोर्सेस महंगे होते जा रहे हैं, अगर आप बड़ी फैमिली रखते हो तो बड़ी फैमिली के लिए फूड, उनके लिए रिसोर्सेज, उनके लिए हर चीज प्रोवाइड करवा पाना क्या होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन फ्यूचर आप जब आगे जाओगे तो स्मॉल फैमिली का जो कंसेप्ट है ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे कि मान लो इसका इम्पैक्ट और कहाँ कहाँ होता है, तो देखो मान लो दो फैमिली की हम लोग बात करते हैं, दो फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए में क्या है, मदर है और फादर है और दो बच्चे हैं, ठीक है। और इनकी जो इनकम है ये है मान लो 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज में ये क्या कर रहे हैं, अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं, अपने घरों का राशन ला पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी पा रहे हैं, मतलब सब चीज सही है। वहीं पर फैमिली बी है जहां पर मदर है, फादर है और 5 बच्चे हैं। तो एक बात बताओ, इसमें से कौन सी फैमिली ज्यादा हैप्पी रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, फैमिली ए जो है क्या रहेगी, ज्यादा हैप्पी रहेगी। क्यों? क्योंकि इनको जितना रिसोर्सेस चाहिए वो सारे रिसोर्सेस 10,000 में अवेलेबल है। और वहीं पर फैमिली बी जो है, इनकी भी इनकम मान लो 10,000 रुपीज है। तो अब ये 10,000 रुपीज में अपने 5 बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि अपने घर का राशन लाएंगे कि क्या करेंगे? तो इस तरीके से क्या होता है, रिसोर्सेस पर भी जो प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यही चीज है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि फूड और पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। और ये चीज को आपको आगे अपने माइंड में ध्यान रखना है, आप इंडिया के फ्यूचर हो। इसके बाद आगे देखते हैं, डू ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव हैव सम स्पेशल एबिलिटीज। अगर यहाँ पर क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या करना है, उनको जो है सर्वाइव करना है, तो क्या उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए? डज नेचर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स? जो हमारे अर्थ पर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, क्या उसको नेचर इफेक्ट करता है? कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन हैबिटेट टू बी अ कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर? क्या डायनासोर के खत्म होने के पीछे का रीजन यही था कि उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में उठते हैं। Scientists have been wondering about such question on extinction, origin of species, their diversification, etc. और इन्हीं सब के बारे में साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या ऐसा चीजें हैं जिसके कारण से डायनासोर आए, डायनासोर का पॉपुलेशन बढ़ा, वो डिक्लाइन क्यों हुए, ये सब के बारे में जो है साइंटिस्ट लोग के माइंड में क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से डायनासोर का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ है, हो सकता है आज से जो है 1 लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख साल बाद ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस तो कम होते जा रहे हैं और बिना रिसोर्सेस को तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस अर्थ पर जो है ये जो स्पेसीज हैं या ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? वेयर
all organisms in their present form placed on the earth from somewhere such as, क्या अभी जो हमको हमारे अर्थ पर जिस तरीके के हमको ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, क्या ये ऐसे ही पहले थे या कहीं से आए हैं? और डू ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन द अर्थ चेंज ओवर टाइम, क्या इससे पहले भी कोई दूसरा स्पेसीज रहते थे लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर लिए, चेंज कर लिए? जैसे कि बोलते हैं ना कि हमारे जो क्या है डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी मतलब बोलते हैं ना कि कहाँ से स्टार्ट हुए, मंकी से स्टार्ट हुए। तो जिस तरीके से मंकी ने टाइम के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर लिया, क्या उसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या टाइम टू टाइम अपने आप को चेंजेस करते हैं? डू ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट एज अ न्यू फॉर्म टेक देयर प्लेसेस, क्या ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो क्या फिर ये नए जगह पर जाते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में जो है उठते हैं। अब इसको साइंटिफिकली जो है सबसे पहले जो स्टडी किया था उसका नाम था डार्विन। अब उसी के बारे में हम लोग अभी आने वाले हैं। देखो, you have studied previously that new cells originate from pre-existing cell। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि जो नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। मतलब अगर आपके बॉडी में कोई नया सेल बन रहा है, आपकी हाइट अगर ग्रोथ हो रही है, आपके मसल्स अगर ग्रोथ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो नए सेल बन रहे हैं वो पुराने वाले सेल से ही टूट कर क्या हो रहे हैं, नए सेल्स जो है फॉर्मेशन होते हैं। ऑल्सो दैट सेल्स ऑर्गेनाइज टू टिश्यू। अब देखो, बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारे ह्यूमन बींग्स का सबसे फंडामेंटल या एनिमल का सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेल। सेल से क्या बनता है, सेल से बहुत सारे, जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो उसके कारण से टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो उसके कारण से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो उसके कारण से क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, ये चीजें जो है हमारे पास होती हैं, ये सिस्टम हमारे पास होता है। आर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जस्ट एज सेल। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या ये पहले से एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म से ही निकल कर आए हैं, जिस तरीके से हमारा सेल निकल कर आया। अब इसके बारे में जानने के लिए जो है 200 साल पहले हम लोग चलते हैं, जहां पर एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों को जानना है, और यह साइंटिस्ट का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वेलेस। ये दो ऐसे ग्रेट नेम हैं जिन्होंने इस क्वेश्चंस के आंसर जो है ढूंढना स्टार्ट किया था। There were of course many before them as well as who tried to answer the such question in their own way। ऐसा नहीं है कि चार्ल्स डार्विन जो थे और रसल्स जो थे इन्होंने ही इन सारे क्वेश्चन जो ऊपर में मैंने पूछा इसके जवाब ढूंढे। इससे पहले भी अदर साइंटिस्ट थे, वो लोग भी क्या किए, इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में जो है कोशिश किए थे, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा जो सक्सेस हुआ वो किसका थ्योरीज हुआ था, ये डार्विन थ्योरी जो है सबसे ज्यादा जो है क्या हुआ था, आपका सक्सेस जो है हुआ था। अब उसी के बारे में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ स्टडी जो है हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है देखते हैं, डार्विन एक्सपीरियंस। डार्विन ने क्या क्या एक्सपीरियंस जो है किए थे। सिंस चाइल्डहुड डार्विन वाज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। जो डार्विन था वो स्टार्टिंग से ही उसका इंटरेस्ट किस पर था, स्टडीइंग ऑफ एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। जो नेचर में बहुत सारे फिनोमिना जो होते हैं उसके बारे में जानने की उसमें क्या थी, बहुत ज्यादा जो है दिलचस्पी थी। हैबिटेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में जानने की इनकी स्टडी थी। ही स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने किस चीज का स्टडी किया, हमारे अर्थ में जो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में जो इसने स्टडी किया। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन द बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा इसने एक और चीज के बारे में स्टडी किया कि क्या नेचर का कोई इफेक्ट होता है डाइवर्सिटी पर। डाइवर्सिटी मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, और इसने क्या किया, लोगों की पूरी थिंकिंग को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो, ये जो डार्विन था इसने क्या किया, शिप के थ्रू क्या क्या था, बहुत जगह पर घूमा था, और उस शिप का नाम क्या है, देखो HMS बीगल। इस शिप के थ्रू इसने क्या क्या था, इन सारे पूरे दुनिया के जगह को जो है घुमा था। यूरोप से घूमना स्टार्ट किया था, कहाँ गया, साउथ अमेरिका से ये गया, फिर अर्जेंटीना से गया केप हॉर्न से गया कोप ऑफ गुड होप। इसके बाद पूरे के पूरे इसने लगभग क्या क्या था, एरियाज को जो है आइसलैंड्स वगैरह को घुमा था, और वहां जा जाकर इसने क्या क्या था, इनकी स्टडीज जो है की थी।
ये एक ऐसा डार्विन साइंटिस्ट था जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, या हम लोग बोले कि लकीली इसको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिला कि इसने क्या किया, पूरी दुनिया को जो है घूमा। उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। In the year 1831, Darwin got an opportunity to travel around the world on a survey expedition by the ship HMS Beagle. इसको 1831 में एक अपॉर्चुनिटी मिला कि ये पूरी दुनिया का क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। He was to give company to the captain of the ship, और वो जो जिस शिप में गया था, कौन सा शिप, HMS बीगल, उसके कैप्टन को इसने क्या किया था, कंपनी दिया था। The Beagle, जो Beagle expedition was undertaken to the map different region of the world, explore minerals, resources, study biodiversity. During the voyage, they started the England and when the via South America, Darwin found chances to roam around the island of the world. अब देखो इसको बीगल में क्या हुआ, इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, दुनिया को घूमने का मौका मिला, अलग अलग मिनरल्स के बारे में जानने को मौका मिला, डाइवर्सिटी को स्टडी करने का मौका मिला। और इसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, तो इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंग्लैंड से, और इंग्लैंड जिसको उस समय क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर वो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से वो डिफरेंट डिफरेंट आइसलैंड पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर जो उसने क्या किया था, घूमा था और स्टडी जो है की थी, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह की, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ करके। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्टडीड ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट होता है, ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्टडी किया था। He collected and observed different organisms as well as remain of the organism of the distance part. Apart from the accommodation and the study room, there was a good library in the ship. और वो क्या करता था, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जाता था और अलग अलग स्पेसीज के बारे में स्टडी करता था, और शिप में आकर जो उसको नोट डाउन भी करता था। और उसके शिप में क्या थी, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी बनी हुई थी। देखो इनका जो शिप था, इसने स्टार्ट किया था कहां से, इसने स्टार्ट किया था जर्नी 27 दिसंबर 1831 से, और जर्नी खत्म हुई 2 अक्टूबर 1836 पर। मतलब इतने लगभग लगभग 5 साल तक के डार्विन क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो है अलग अलग लोकेशंस पर घूमता रहा, और अलग अलग लोकेशन पर घूमने के बाद इसको डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ, स्टडी करने का नॉलेज जो है, स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी मिला। एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, फॉसिल कलेक्टेड बाय डार्विन। जब डार्विन पूरी दुनिया को घूमने के लिए निकला था, तो उसको जो है इस तरीके का जो है फॉसिल जो है मिला था। चलो देखो, डार्विन्स ऑब्जर्वेशन, डार्विन ने अपने जर्नी के दौरान क्या क्या चीजें जो है ऑब्जर्व की, उसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, डार्विन स्टडीड सैंपल्स ऑफ सी वाटर एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दो सैंपल। सबसे पहले उसने क्या किया था, सी वाटर का सैंपल को स्टडी किया, और जब उसने सी वाटर के सैंपल्स को देखा तो उसको वहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑर्गेनिज्म जो है उसको दिखे। हियर ही ऑब्जर्व अ ब्यूटीफुल चेन ऑफ फूड एंड फीडिंग अमंग इवन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ। और इसके अलावा उसने उस वाटर में ये भी देखा कि जो चीज हमको आंखों से नहीं दिखती है, इतने छोटे छोटे भी चीजें हमारे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट है, उनकी भी लाइफ प्रेजेंट है। द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका हैड सेवरल सच एग्जांपल टू। इसके अलावा साउथ अमेरिका में जो है बहुत सारे क्या है आपके पास जो है माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, वहां पर भी इन्होंने स्टडी की। एवरीवेयर ही फाउंड फूड चेन एंड फूड वेब्स देयर एन ऑर्गेनिज्म। और उसने हर जगह पर एक चीज नोटिस की, और वो नोटिस क्या थी, फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या हो गया, एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, दूसरा एनिमल को तीसरा खाता है, तीसरा को चौथा खाता है, और इस तरीके से वहां पर क्या होता है, लाइफ के लिए जो है स्ट्रगल होता है। जैसे जब टाइगर अपने शिकार पर निकलता है हंटिंग पर, तो जितने अदर एनिमल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए भागते हैं। तो उसी तरीके से हमारे अर्थ में भी एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को जब ईट करता है, तो एक स्पेसीज खाता है, दूसरा स्पेसीज क्या होता है, उससे बचने के लिए भागता है। सेकेंड है देखो, ही फाउंड फॉसिल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। उसको क्या मिला, पानी में रहने वाले स्पेसीज का भी फॉसिल्स जो है उसको मिला। इसके अलावा ड्यूरिंग हिज स्टडीज ही एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक एज वेल। और अपनी जर्नी के दौरान, अपनी स्टडी के दौरान उसने एक और चीज एक्सपीरियंस की, और वो क्या है, अर्थक्वेक जो है इसने ऑब्जर्व की। आगे देखो,
द ओशन लेवल रोज टू नियरली 3 मीटर ड्यू टू द अर्थक्वेक। और उसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब अर्थक्वेक आया तो उसके कारण से जो ओशन में जो पानी का जो लेवल था वो 3 मीटर क्या हो गया, ऊपर 3 मीटर क्या हो गया, ऊपर बढ़ गया। These type of observation were indicating that sudden severe changes may occur on the island or the ocean over time। इससे पता चलता है कि एक छोटे से टाइम में ही क्या हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस जो है हमको दिखते हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने से पूरा का पूरा हमारा अर्थ का डिजाइन ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे देखो तो कुछ चेंजेस जो होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। जैसे जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है। वहीं पर जो है वाटर लेवल का इंक्रीज होना क्या है, अर्थक्वेक जो है ये क्या है, क्विक चेंजेस है। Darwin found that the slow and continuous changes on the earth could also bring about the changes in the landforms on the earth। इसके अलावा डार्विन ने एक और चीज नोटिस की कि अर्थ पर धीरे 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 लगातार छोटे छोटे चेंजेस होने के कारण क्या हुआ, जो लैंड है उसका भी डिजाइन क्या हो गया है, चेंजेस हो गया। जैसे बीचेस सराउंडेड बाय क्लिफ, जो हमारे बीच होते हैं ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे वाला जो एरिया जो होता है बीच, वो क्या है, वो चट्टानों से घिरे हुए रेदर देन प्लेन सैंडी स्ट्रेचेस। मतलब सॉइल से घिरे नहीं है, वो रॉक से घिरे हुए हैं। और ये हमको इंडिकेट करता है कि टाइम टू टाइम अलग अलग चेंजेस होने के कारण क्या हो गया है, चट्टाने वगैरह बनी है और हमको बीचेस में ये दिखते हैं। द फॉसिल ऑफ giant mammals, reptiles etc. showed similarities as well as difference as compared with the existing organism। इसके अलावा जो मैमल जो रेप्टाइल उसको मिले थे, किसको, डार्विन को, उसने उनका स्टडी किया और उन्होंने देखा कि कुछ सिमिलरिटीज भी आज के डेट में उसके जैसा प्रेजेंट है और कुछ डिफरेंट क्वालिटीज वाले भी जो है ऑर्गेनिजम्स क्या है उस जमाने और आज के जमाने में क्या है, प्रेजेंस है। देखो यहां पर एक अच्छा पॉइंट आपको बताया हुआ है। देखो फिशरमैन कॉच अ peculiar fish along a sea coast of South America in 1938 that caused a stir among the scientific community। An organism that was thought to have become existence along with the dinosaur was found। देखो 1938 में साइंटिस्ट लोगों को जो है कुछ ऐसे मतलब पिक्यूलर जो है फिशरमैन को जो थे उस समय के जो फिशरमैन थे उसको कुछ इस तरीके के पेक्यूलर फिश मिले जिसके बारे में साइंटिस्ट लोग ये सोचते थे ये डायनासोर के टाइम ही क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं करके। लेकिन ऐसे स्पेसीज ऐसे फिश जो है हमको देखने को मिले हैं। इट वॉज बिलीव टू हैव अंडरगोन नो चेंजेस इन द फीचर्स, और इसके फीचर्स में कोई चेंजेस ना हुए, which were similar to those of the period of the dinosaur and even before that। और इसकी स्पेशलिटी डायनासोर की स्पेशलिटी से क्या होती थी, मैच होती थी। इट वॉज दस कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब आज से कई सौ साल पुराने जो स्पेशीज जो बचे हैं जो आज भी जिंदा हैं उसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। जैसे ये पेक्यूलर फिश जो है, ये पेक्यूलर फिश जो है क्या है, ये डायनासोर के जैसा स्पेशलिटी जो है रखता है। It had certain feature like reptile and the certain other like fishers। अब इसमें जो स्पेशलिटी हो दो टाइप की है, कुछ फीचर्स रेप्टाइल की हैं और कुछ फीचर्स जो है फिशेस की है। तो दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज है, फीचर फिश वाली भी प्रॉपर्टी और रेप्टाइल वाले भी। दिस वाज अ प्रोमाइसिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द फिशेस। और इससे पता चलता है कि इसके बीच में कुछ रिलेशन है रेप्टाइल और फिशेस के बीच में। इसके किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड फिशेस के बीच में। We now know that its population have evolved over time and it is still undergoing evolution, so it may not be right to still call it as a living fossil। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इनका जो है इवोल्यूशन जो है स्टिल अभी चल रहा है और ये क्या है अभी भी पूरी तरीके से इनका जो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसको लिविंग फॉसिल कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा करके ये बोलना चाहता है। अब देखो Some important observation of Darwin on the Galapagos Island। ये जो गैलापेगोस आइसलैंड है ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना के वेस्ट में जाओगे तो आपको ये जो है ये मिलेगा। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे सोशल साइंस में, जो यूनाइटेड नेशन जो होता है इसने क्या किया है, इसका एक ब्रांच है यूनेस्को। यूनेस्को का एक पार्ट है एक, उसने क्या किया है पूरी दुनिया में जो है 17 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर जो है बनाई है।
मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, अच्छा एक और वर्ड याद आ गया मेरे को, अच्छा हुआ अभी देखो, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर क्या होता है? एक ऐसा लोकेशन जहां पर एक ही लोकेशन पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज जो है एक जगह पर हमको मिलते हैं, उसको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं या मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ऐसे यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, पूरी दुनिया में 17 लोकेशंस को क्या किया है, पॉइंट किया है। ये 17 लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर एक ही लोकेशन पर बहुत सारे जो है थाउजेंड लैक्स ऑफ स्पेसीज जो है मिलते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो इंडिया है वो भी उन 7 मेगा डाइवर्सिटीज में जो है, 17 मेगा डाइवर्सिटीज में जो है एक है। और पूरी दुनिया में जितने भी स्पेसीज मिलती हैं उसका 4% कहाँ मिलता है, हमको इंडिया में जो है मिलता है। तो 17 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर में से एक मेगा डाइवर्सिटी हमारा इंडिया भी प्रेजेंट है। तो वहां पर देखो गैलापागोस में जो है उसको जो है बहुत सारी चीजें मिली, जैसे ये देखो ये स्पेसीज है, ये स्पेसीज है, डिफरेंट टाइप के ट्रीज है, डिफरेंट टाइप के स्पेसीज जो है उनको देखने को मिली है। देखो, डार्विन कलेक्टेड फॉसिल्स इन द सेवरल स्पेसिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट ही फाउंड ऑन द गैलापागोस। The specimen of the fossil helped him to study and the compare form of present organism with those of the past। और इन ऑब्जर्वेशंस के मतलब ये जो गैलापागोस में उनको जो स्पेसीज मिली, जो स्पेसीज के फॉसिल्स मिले, उस फॉसिल्स को इन्होंने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उनको स्टडी किया। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि वो कंपेयर कर पाए उस जमाने के स्पेसीज को और आज के डेट के स्पेसीज को जो है इन्होंने कंपेयर जो है कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, ही ऑब्जर्व दैट द आर्माडिलो ऑफ द पास्ट वेर लॉन्गर इन साइज दैट दो तो प्रेजेंट। देखो, इससे पहले क्या है कि जो हमारे पहले जो था आर्माडिलो जो उस समय था उसका साइज क्या था, लार्ज था, और आज के डेट में जो साइज है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो अलग अलग साइज के अलग अलग फीचर्स लिए हुए जो है स्पेसीज जो है क्या हो जाते हैं, चेंजेस जो है टाइम में होते हैं। डार्विन हैड कलेक्टेड फॉसिल ऑफ द मोलस्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एज वेल एज स्पेसिमेन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। फॉसिल आर important as they often provide evidence of the mutual relationship between the organisms of the past and the present as well as between the organisms present now। इन सब की स्टडी करने से हमको एक चीज पता चलता है कि रेप्टाइल का मैमल से आपस में क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है। और जो मैमल्स हैं, मैमल्स में भी आपस में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन होता है। मतलब बेसिकली उस जमाने के एलिमेंट, उस जमाने के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आज के डेट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंस है, इसको पहचानने में हमको क्या मिलता है, डिफरेंस जो है मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखो गैलापागोस में इसको बहुत सारे लिजार्ड मिले थे। जैसे लिजार्ड का साइज क्या है, 60 to 100 सेंटीमीटर, लेकिन आज के डेट में जो लिजार्ड है उनका साइज क्या है, पहले के साइज से जो है डिफरेंस है। उस समय के जो बर्ड्स जो होते थे वो डिफरेंट होते थे, उस समय के जो फिशेस होते थे वो डिफरेंट थे, उसके फंक्शंस क्या थे, अलग अलग थे। जिस तरीके से ये देखो, ये जो एग्जाम मैंने बताया था ना ऊपर में, तो ये देखो ये स्पेसीज है, ये स्पेसीज के बारे में, तो ये अलग अलग स्पेसीज है जिनका साइज क्या है, देखो 10 फीट तक का साइज है। देखो एंशिएंट एंड द मॉडर्न, ये एंशिएंट टाइम का है, एंशिएंट आर्माडिलो है, और ये आज के डेट में देखो ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो इस तरीके से हमको हमको नहीं, डार्विन को जो है बहुत सारी चीजें जो है मिली थी। अच्छा, अब अच्छा मैंने आपको अर्जेंटीना बता दिया था, सॉरी, वो जो कंट्री है वो इक्वाडोर है। जो गैलापागोस है ना, गैलापागोस जो कहां पर है, तो इक्वाडोर के जो है वेस्ट में, अर्जेंटीना याद कर लिया था, सॉरी। अब आगे देखो, a group most suited to the environment evolved most and that could be seen to have a character conducive for their survival on this island। This could only have been possible due to the variation in the group of finches। देखो गैलापागोस में जो है उनको क्या मिला, इस तरीके के जो है स्पेसीज मिले जो कि उस इन्वायरमेंट में रह सकते थे। गैलापागोस का जो इन्वायरमेंट है वो ओशन एरिया है, और ओशन एरिया का टेम्परेचर, वहां का प्रेशर, वहां के ह्यूमिडिटी लैंड के कंपैरिजन में क्या होती है, अलग होती है। तो उन्होंने एक चीज ये नोटिस की कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमको इक्वाडोर के गैलापागोस में मिला था, वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर रह सकते हैं, बाकी जगह जो है नहीं रह सकते करके। इस तरीके से और भी स्पेसीज जो है उनको मिली थी। देखे यहाँ पर देखो अलग अलग स्पेसीज जो है मिली थी, और इस तरीके से वो क्या करते थे, रहते थे। अब ये जो है डार्विन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ जो है क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद के वीडियोस में हम लोग और भी चीजों को जो है जानेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है जो इक्वाडोर में, इक्वाडोर शोज दैट द वेरिड फिंचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द अपरेंट सिमिलर ग्रुप
फिंचेस वर प्रोमिनेंटली विजिबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ बीक रिलेटेड टू द हेड एंड सम ओरिजिन, ये कुछ नहीं है। वहां पर बहुत सारी स्पीसीज जो मिले उन्हीं के बीच में रिलेशन को बता रहा है कि ऐसे ऐसे क्वालिटी वाले जो है रिलेशन, क्वालिटी वाले स्पीसीज जो है मिले थे। कुछ जो होते थे वो सेम सेम, मतलब कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका ओरिजिनल जो होता है, उनका जो फंक्शन, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वही चीज बोल रहा है, देखो which had diversified structurally and the functionally from the same original type, मतलब वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग उनका रहना, उनका खाना, उनका कलर अलग अलग जो है होता है। जैसे बर्ड्स है, अब बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, सबको पता है, लेकिन कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो हर्बीवरस होते हैं, कुछ बर्ड्स जो होते हैं कार्निवरस होते हैं, कुछ का साइज अलग होता है, कुछ का लेंथ अलग होता है। तो इस टाइप पे जो डाइवर्सिफिकेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोजस कैरेक्टर जो है बोलते हैं। और इसके बारे में डार्विन ने क्या किया था, बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन जो है गैदर किया था। तो इस वीडियो में देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते, देखो यहाँ पर भी कुछ 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 प्लांट्स के बारे में भी हमको दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। और मैंने आपको जो बताया था स्टार्टिंग में कि मैथ्स के वीडियोस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके व्यूज जो है कम आ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।